नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए ममता ने दी मोदी को सीधी चुनौती, कहा आप मुझे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। बीजेपी योगी को लेकर उलझन में, संगठन और सरकार में फेरबदल की तैयारी। कोरोना की दूसरी लहर में गई 1 करोड़ नौकरियां, 97% लोगों की कमाई घटी। हेमंत सोरेन ने भी खोला मोर्चा, कहा राज्यों को टीका मुफ्त दे सरकार। रामदेव के बयानों के विरोध में देश भर के डॉक्टरों ने मनाया काला दिन। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे चैलेंज करते हुए कहा है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे खत्म करना चाहते हो लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाओगे। ममता ने कहा कि हम डरते नहीं हैं, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। इसी के साथ उन्होंने सभी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील की है कि वो केंद्र के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक साथ आएं। पिछले कुछ दिनों से मोदी ममता विवाद के केंद्र में अलापन बंदोपाध्याय हैं। विवादों के बीच ही वो एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति से पहले उनके कार्यकाल को 3 महीने इसलिए बढ़ा दिया गया था कि कोरोना महामारी से बेहतर ढंग से निपटा जा सके और इसमें केंद्र सरकार की भी सहमति थी। हालांकि यास तूफान को लेकर बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक वाले विवाद के बाद अलापन को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया था, लेकिन ममता ने उन्हें दिल्ली भेजने से साफ इनकार कर दिया था। मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री के सलाहकार बन चुके अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है। उनसे पूछा गया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बैठक से अनुपस्थित क्यों रहे थे। तो ये लड़ाई थम नहीं रही है और ममता बनर्जी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो एक के बाद एक हमले कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक ठोस जमीन पर खड़ी हैं। उन्हें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। 213 सीटें जीतकर उन्होंने सरकार बनाई है और इस पूरे मामले में भी उन्हें लग रहा है कि कानून के पक्ष से वो मजबूत खड़ी हैं, क्योंकि अलापन को एक तरफा ढंग से केंद्र सरकार नहीं बुला सकता था। ये उसने की है कोशिश और ये जाहिर है कि जब ये विवाद कोर्ट में जाएगा तो ममता बनर्जी को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी जानती हैं कि इस तरह से मोदी को सीधे चैलेंज करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, प्रदेश में भी और देश में भी, और उनकी जो छवि है वो राष्ट्रीय स्तर पर और निखरेगी। उन्हें मोदी के बरक्स एक बड़े नेता के तौर पर अब देखा जाने लगा है और ये ज्यों-ज्यों टकराव होगा उसमें उनका कद और बढ़ेगा। तो अब वो मोदी से डर नहीं रही हैं। मोदी के धमकाने में और उनकी जो तमाम तिकड़में हैं उनका मुकाबला डटकर वो पहले भी करती रही हैं और अब भी खुलकर कर रही हैं, और इससे मोदी के लिए एक नई मुसीबत पैदा होने जा रही है। मोदी के लिए संकट खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि एक मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की छवि ऐसी बन गई है कि वो राज्यों के विरोधी हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को परेशान कर रहे हैं, राज्यों की सरकारों को परेशान कर रहे हैं और एक राजनेता की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एक छोटे मोटे औसत कद के प्रधानमंत्री के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें बदले की भावना बहुत प्रबल है। तो ऐसे में इस पूरी लड़ाई में जहां ममता बनर्जी का कद ऊपर होता जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री का कद नीचे गिरता जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री इन चीज़ों पर दबाव डालेंगे, अलापन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे या टीएमसी के दूसरे नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। और जैसे जैसे ये होगा तो स्पष्ट रूप से और भी साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी और पूरा संघ परिवार बंगाल को लेकर किस तरह से एक तरफा ढंग से काम कर रहा है और उसकी पूरी छवि अभी भी बहुत ध्वस्त हो चुकी है अभी तक की कार्रवाइयों से,
और भी ज़्यादा उसे नुकसान होगा। तो ये समय है जब प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को चेत जाना चाहिए कि इस तरह की टुच्ची लड़ाई में अगर वो उलझेंगे तो नुकसान उनका ज़्यादा होगा। देश के अंदर भी और देश के बाहर भी उनकी छवि ज़्यादा खराब होगी और विपक्ष को और हौसले मिलेंगे। यानी ममता बनर्जी के अलावा दूसरे राज्यों के गैर बीजेपी मुख्यमंत्री भी और ज़्यादा मुखर होंगे और ज़्यादा हमलावर होंगे और तब ये लड़ाई और विपक्षी दलों को आपस में करीब लाएगी, उन्हें एकजुट होने के लिए बाध्य करेगी। और अगर एकजुटता बढ़ती है तो ये बीजेपी के लिए 2014 में एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। तो ममता बनर्जी की चुनौती दरअसल एक बड़ी चुनौती के रूप में शक्ल अख्तियार करती जा रही है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी की समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। इसी के तहत आज केंद्रीय पार्टी के नेता BL संतोष ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। BL संतोष के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को प्रमुख नेताओं से मिलकर फीडबैक लेने के लिए दिल्ली से लखनऊ भेजा गया था। इस दौरान BL संतोष ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं से पार्टी के विभिन्न विभागों के कामों को लेकर प्रतिक्रियाएं भी मांगी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानना चाहा है कि अगर साल के चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने के लिए राज्य नेतृत्व की क्या योजना है। वहीं कथित तौर पर उन्हें बताया गया था कि पार्टी और सरकार के बीच समन्वय की कमी है क्योंकि पार्टी के नेता नौकरशाही के साथ मिलकर काम करने में असमर्थ हैं। बता दें कि कोरोना संकट के इस वक्त में बीजेपी सरकार की छवि को तगड़ा झटका लग चुका है। इसी को लेकर ये बैठकें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इन बैठकों के बाद बदलाव भी हो सकते हैं। पार्टी आलाकमान यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों से बहुत परेशान है, चिंतित है। इसमें बीजेपी को उसके अपने ही गढ़ में हार मिली है। अयोध्या और मथुरा में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को करारा झटका लगा था। यही नहीं, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी बीजेपी का समाजवादी पार्टी से बराबर का मुकाबला हुआ। चर्चाएं तो मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर भी हो रही हैं, मगर बीजेपी में उलझन है क्योंकि इस समय नेतृत्व परिवर्तन जोखिम भरा साबित हो सकता है। तो पूरी जो जोड़ तोड़ चल रही है, जो सलाह मशवरा चल रहा है, जो पूरा कवायद चल रही है, उसका मकसद ये है कि कैसे उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं उसके लिए पार्टी को तैयार किया जाए। क्योंकि नेतृत्व को लेकर बड़ा असंतोष है, एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिस तरह से व्यवहार करते रहे हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा 200 विधायकों ने इनके खिलाफ एक तरफ से लामबंदी कर दी थी। तो ये एक पार्टी के अंदर असंतोष है। दूसरी, योगी आदित्यनाथ की छवि भी एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बन पाई है, बड़बोले मुख्यमंत्री के रूप में बनी है। एक ऐसा मुख्यमंत्री के रूप में बनी है जो बोलता ज़्यादा है और अक्सर सच्ची खबरों को, सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से मुख्यमंत्री को बदलने की ज़रूरत भी महसूस की जा रही होगी। लेकिन शायद कहा जाता है कि जंगे मैदान में घोड़ा नहीं बदला जाता है, तो शायद योगी को न बदला जाए। योगी को हटाने का एक मैसेज भी, क्योंकि हिंदुत्ववादी एजेंडा है, गलत जा सकता है हिंदुत्ववादियों में। इसी तरह से योगी अगर बगावत पर उतारू हो गए तो उसके भी नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए योगी को न बदल के सरकार और संगठन में क्या ऐसे बदलाव किए जाएं ताकि एक तरह की एकजुटता आ जाए और ज़मीन पर काम करने का माहौल बन जाए और एक संदेश भी जो विभिन्न जाति समुदाय हैं उनको चला जाए कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ये ठाकुरों की सरकार नहीं है, ये सवर्णों की सरकार नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये पूरी कवायद अब देखते हैं कि अगले कुछ दिन में क्या शक्ल अख्तियार करती है। अगली खबर लेते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों की जानें तो गईं, इसके साथ ही 1 करोड़ लोग बेरोजगार भी हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास का कहना है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण 1 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं और पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से लगभग 97% परिवारों की आमदनी में गिरावट हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि थिंक टैंक द्वारा मापी गई बेरोजगारी दर मई के अंत में 12% पर आने की आशंका है, जबकि अप्रैल में ये
8% थी। CMIE ने अपने सर्वे में लोगों से पूछा कि एक साल पहले के मुकाबले आज उनकी कमाई का क्या हाल है। सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि उनकी आमदनी पिछले साल से बेहतर है। 55% लोगों ने तो साफ साफ कहा कि उनकी आमदनी एक साल पहले के मुकाबले कम हो गई, और बाकी का कहना था कि कमाई न बढ़ी है न घटी है। और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो उनकी कमाई भी घटी हुई मानी जाएगी। इसके मतलब ये हुए कि अगर आप महंगाई के हिसाब में जोड़ लें तो देश में 97% लोगों को की कमाई एक साल में बढ़ने के बजाय कम हो गई है। पहली बात तो ये कि सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हैं। हालात इससे भी बदतर हैं, क्योंकि देश में 28 करोड़ परिवार हैं और इनमें ये जो सर्वे होता है वो 1,75,000 परिवारों के सैंपल साइज पर आधारित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि गांव में, दूर दराज के इलाकों में जो बेरोजगारी फैली है वो उसमें मेजरमेंट उसमें नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि ये जो जो बेरोजगारी फैली है ये इसके पहले जब कोरोना नहीं आया था तब से बहुत फैल रही थी, और वो 45 साल के रिकॉर्ड पर पहले पहुंच चुकी थी। तो लगातार जो रोजगार का सृजन है, रोजगार का जनरेशन है, वो ये सरकार नहीं कर पा रही। हालांकि ये कह के आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देगी, लेकिन रोजगार में लगातार कटौती होती रही। और पकौड़ा इकोनॉमिक्स लेकर आए थे प्रधानमंत्री की पकौड़ा तलिए, तो पकौड़ा के जरिए वो रोजगार दिलवाना चाहते थे। रोजगार नहीं जनरेट कर रहे हैं, सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही है रोजगार जनरेट करने के। गांव में भी बुरी हालत है। सिर्फ मनरेगा में थोड़ा पैसा बढ़ाया था जिसकी वजह से गांव में कुछ लोगों को और रोजगार मिल गया, लेकिन बहुत कम दिन का, एवरेज 50 दिन का रोजगार मिला है। तो हालात बहुत ही बदतर हैं, और अगर एकाध लहर और आ गई कोरोना की तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दुर्व्यवस्था होगी। इस बेरोजगारी की वजह से गरीब भी बहुत सारे लोग, 20-22 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो हालात बहुत ही खराब हैं। अगली खबर लेते हैं। कोरोना टीका खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालने के केंद्र सरकार के फैसले का अब मुखर विरोध होने लगा है और राज्य सरकारें खुलकर सामने आ रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्यों से टीका खरीदने को कहना सहकारी संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र से मुफ्त टीका देने को कहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 1,57,00,000 लोगों को कोरोना टीका देने पर लगभग 1100 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा, जो छोटे से राज्य पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में यह भी कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि राज्यों से कहा गया है कि वे अपने लोगों के लिए टीके खुद खरीदें। उन्होंने लिखा है कि जब देश 1 साल से इस विकट स्थिति से जूझ रहा हो, राज्यों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसा कहना सहकारी संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सहकारी संघवाद का जो सिद्धांत है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर विश्वास रखते हैं और राज्यों के साथ सहकार करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनकी सिद्धांत उनके व्यवहार से मेल नहीं खा रहा है। उनकी नीतियां ठीक उल्टी हैं। वो राज्यों से टकराव रह रहे हैं, राज्यों को परेशान कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को परेशान कर रहे हैं, और इस वजह से केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और मतभेद अब सीमा से बाहर जा चुके हैं। तो हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखना पड़ा। उन्होंने खुलकर चिट्ठी लिखी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हेमंत सोरेन पहले भी प्रधानमंत्री के फोन के बाद कह चुके हैं वो तो अपने मन की बात करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। तो ये एक लगातार अटैक है प्रधानमंत्री पर भी, उन केंद्र सरकार पर भी। एक तरफ ममता बनर्जी अटैक कर रही हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे अटैक कर रहे हैं, एक तरफ भूपेश बघेल अटैक कर रहे हैं, और केरल के मुख्यमंत्री भी अटैक कर रहे हैं। तो हर तरफ से अब हमले केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रहे हैं। और ये जो चिट्ठी लिखी है वो तर्क संगत है। वो केवल उसका राजनीतिक प्रयोजन नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि ये सही बात है कि राज्यों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और इतने बड़े संकट में केंद्र की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है। उसे ही आगे आकर राज्यों की मदद करनी होती है और फिर टीका
के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कह दिया है साफ साफ कि ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। वो राज्य सरकारों पर क्यों डाल रही है? उसकी वैक्सीन नीति में तमाम तरह के खोट हैं, तमाम तरह की कमियां हैं और वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं हो रही है। उसके दामों में भी अलग अलग कीमतें, केंद्र खरीदेगा तो अलग कीमत, राज्य खरीदने जाएंगे तो उनको अलग कीमत में खरीदना पड़ेगा। तो तमाम विसंगतियां हैं और ये केंद्र सरकार की बदनीति भी जताते हैं कि वो केंद्र राज्य सरकारों को परेशान करने की कोशिश कर रही है या उनके ऊपर ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने ये काम नहीं किया, इसलिए ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। एलोपैथिक पद्धति को लेकर दिए गए बयानों को लेकर डॉक्टरों के निशाने पर आए योग गुरु रामदेव के खिलाफ गुस्सा, विरोध बढ़ता जा रहा है। इस पद्धति से इलाज करने वाले डॉक्टरों ने मंगलवार को काला दिन मनाया। रामदेव का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था जिसमें वो एलोपैथिक पद्धति को दिवालिया साइंस और एलोपैथिक दवाइयों की वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाने के बाद कह रहे थे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। फेडरेशन का कहना है कि उसकी ओर से कई बार रामदेव के बयानों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक योग गुरु के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस वजह से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर काला दिन मनाने का आह्वान करना पड़ा है। हालांकि उन्होंने साथ ये भी सुनिश्चित किया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा पैदा न हो। फेडरेशन की तरह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी रामदेव से बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा था। आईएमए भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था। तो रामदेव जो अनाप शनाप एलोपैथी के बारे में लगातार बोलते रहे हैं, उसको लेकर डॉक्टरों में बहुत गुस्सा है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि कोरोना के समय हजारों डॉक्टरों ने जानें दी हैं। पूरा मेडिकल तबका लगा हुआ था लोगों की मदद करने में। उनमें अच्छे और बुरे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे और बुरे अस्पताल हो सकते हैं, उसमें लुटेरे अस्पताल और लुटेरे डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन एलोपैथी का इसमें कोई भी अपराध नहीं है। वो एक चिकित्सा पद्धति है और उसकी वजह से ही लाखों जानें बचाई भी गई हैं। ठीक है कि बहुत सारी दवाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं क्योंकि ये इस तरह का नई बीमारी आई है, नया वायरस आया है और उससे जूझने के लिए हमारे पास कोई दूसरे रास्ते नहीं थे। तो ट्रायल बहुत सारे जो परीक्षण हैं उनके सीधे मरीजों पर भी करने पड़े हैं। नई वैक्सीन बनी है, जल्दबाजी में बनी है, उसके भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास दूसरे कोई विकल्प नहीं थे। खासतौर पर कोरोना जैसे विकल्प तो कतई नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि वो सरासर धोखेबाजी थी, ठगबाजी थी, क्योंकि उससे वो कतई कोई इलाज की दवा नहीं थी। और ये पूरी जो मेडिकल फेटर्निटी तो छोड़ दीजिए, आयुर्वेद वाले भी मानते हैं, आयुष मंत्रालय भी मानता है। तो ये रामदेव का विरोध बहुत ही लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के लोगों को जो कि अपने कारोबार के लिए झूठ बोलते हैं, झूठी दवाएं बेचने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के लिए होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि ये सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, उनको बढ़ावा देती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकती है। तो ये थी आज की अंतिम खबर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक खबर छूट गई थी, वो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।